Zero Academy। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं 103वें या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। ठीक है, तो 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये लागू किया गया था 2019 में। तो 103वां संविधान संशोधन था क्या, और हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक करार दिया है। तो ये हुआ क्यों, मतलब कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई थी, और अगर चुनौती दी गई थी तो उसका आधार क्या था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में अपना डिसीजन क्या सुनाया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 103वां संविधान संशोधन था क्या। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक मतलब कि बिल, 124वां संविधान संशोधन विधेयक या बिल के माध्यम से क्या किया गया था, एक संशोधन किया गया था। देखिए, होता क्या है कि भारत में अब तक बहुत सारे संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं, उनमें से कुछ क्या होते हैं, कैंसल हो जाते हैं। तो जब विधेयक को संसद में या सदन में पेश किया जाता है तब उसका नंबर अलग होता है, और जब उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब उसका नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हुआ ये था कि जब EWS वाला जो रिजर्वेशन के लिए जो विधेयक पेश किया गया उसका विधेयक नंबर था 124वां। ठीक है, EWS रिजर्वेशन के लिए जो विधेयक या बिल पेश किया गया सदन में उसका नंबर था 124वां, और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये जो है संविधान संशोधन अधिनियम बना, एक्ट बना, और इसका नंबर हो गया 103वां। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि 103 संविधान संशोधन अधिनियम था क्या। तो 103 संविधान संशोधन अधिनियम को 8 जनवरी 2019 में लोकसभा ने पारित किया। उसके बाद फिर अगले ही दिन राज्यसभा ने 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित किया। अब इसके पास इस विधेयक को क्या किया गया, तत्काल में जो राष्ट्रपति थे 2019 में श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके पास भेजा गया, और रामनाथ कोविंद जी ने 12 जनवरी 2019 को इस विधेयक पर अपनी सहमति या अपनी अनुमति दे दी। ठीक है, होता क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक में अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, उसको अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी। और इसीलिए क्या हुआ था कि राष्ट्रपति ने 12 जनवरी को इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। उसके बाद क्या हुआ कि 14 जनवरी 2019 से ये क्या किया गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही 103 संविधान संशोधन अधिनियम या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का 10% जो रिजर्वेशन है वो पूरे भारत में लागू किया गया, इसने विवाद शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसे क्या माना, इसे समानता का विरोधी माना, और इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे चुनौती दी गई कि ये जो 103 संविधान संशोधन विधेयक है, या 103 संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो क्या करता है कि समानता का विरोधी है, और ये संविधान के मूल आधार या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि जो 50% की जो अधिकतम सीमा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में सुनाया था अपना फैसला, उस 50% की अधिकतम सीमा को भी ये क्रॉस कर जा रहा है। तो इन कुछ बातों को आधार मानकर क्या किया गया कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का जो बेसिक जो आधार था वो था सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में दिया था। इंदिरा साहनी क्या थी, एक फेमस एडवोकेट थी। उन्होंने क्या किया था कि जो 1990 में रिजर्वेशन लागू किया गया था ओबीसी के लिए 27%, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। ठीक है, हुआ ये था कि 1977 में 1977 में क्या था, जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई।
ठीक है। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, एक कमीशन या फिर आयोग गठित किया। उस आयोग को बोलते हैं वीपी आयोग, वीपी मंडल आयोग। ठीक है। और वीपी मंडल आयोग को यह कार्य दिया गया कि आप जो है एससी एसटी के अलावा जो वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनका निर्धारण करें, अन्य पिछड़ा वर्गों का निर्धारण करें और उन्हें कितना % आरक्षण दिया जाए, इस बात के लिए सलाह दी। तो वीपी मंडल आयोग जो है इसका गठन कर दिया गया था और इसने क्या किया कि 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है। जब वीपी मंडल यानी विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल ने जब अपना रिपोर्ट सौंपा, तब क्या हुआ था, उसके कुछ दिन पहले ही मतलब कि 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार जो है वो गिर गई थी। तो इसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने वीपी मंडल या मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या किया, ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया। अब जो आरक्षण दिया गया था ओबीसी को 27%, इसका पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। तो और क्या हुआ था, इसके खिलाफ कोर्ट में भी केस किया गया। तो इस जो आरक्षण है ओबीसी का 27%, इसके विरुद्ध जो कोर्ट केस किया गया था उसी का नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ठीक है। इंदिरा साहनी ने इस जो आरक्षण की जो व्यवस्था है इसको समानता का विरोधी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1992 में अपना डिसीजन सुनाया। ठीक है। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो समानता का विरोधी नहीं है, जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो समानता का विरोधी नहीं है। ये डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का था। और उसका अगला पॉइंट था कि आरक्षण जो है जाति को आधार मानकर दिया जा सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो क्या है, एक अफर्मेटिव एक्शन है, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जैसे कोई एक परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों में से एक बच्चा जो है फिजिकली थोड़ा वीक है या फिर उसकी तबीयत खराब है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के अन्य सदस्य या फिर जो माता पिता हैं उस बच्चे का अतिरिक्त केयर करते हैं, अतिरिक्त देखभाल करते हैं। तो ये आरक्षण की जो व्यवस्था है ये भी एक क्या है, सकारात्मक कार्रवाई है। और जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनका अतिरिक्त देखभाल करने की ही व्यवस्था है। और उसके साथ ही साथ क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसीजन दिया कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है वो 50% से अधिकतम नहीं हो सकती। और इसके अलावा ये भी बोला कि जो लिमिटेड जो आरक्षण देना वो भी क्या है, संविधान का मूल ढांचा हो सकता है, ऐसा उसने बोला। ठीक है। आरक्षण की अधिकतम सीमा कितना हो सकता है, 50%, ये उसने सुना दिया। तो वर्तमान में क्या हुआ, जैसे ही ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन 10% लागू हुआ, तो इन सभी बातों को आधार मानते हुए, उसके अलावा इन बातों के अलावा संविधान के जो मूल ढांचा है उसको आधार मानते हुए क्या किया गया कि ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाल ही में अपना डिसीजन सुनाया। ठीक है। हुआ ये था कि इस ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको 10% का जो आरक्षण देने की जो व्यवस्था है वो पहली बार किया गया था। इसके पहले जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, जिनमें क्या था कि लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है, या कुछ वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है, वो जो आरक्षण है वो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान किया गया था। अभी तक जितने भी आरक्षण से संबंधित संशोधन हुए हैं वो सब सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर ही हुए थे। ठीक है। पहली बार गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि आर्थिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था की है, और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उस 10% में
SC, ST और OBC के गरीब वर्गों को स्थान नहीं दिया गया है और इसी को समानता का विरोधी मानते हुए क्या किया गया है, इस जो 103 संविधान संशोधन अधिनियम था उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना डिसीजन सुनाया, 103वां संविधान संशोधन पे अपना डिसीजन सुनाया। ठीक है, देखिए हुआ ये था कि 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 में 2 आर्टिकल है, 15 और 16। ठीक है, आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, 15 में 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया और इसमें लिखा गया कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, शिक्षा में या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 16(6) का संबंध है सरकारी सेवाओं या लोक निवेदन, सरकारी सेवाओं में समानता का अवसर, मतलब सरकारी सेवा में या सरकार की सेवा करने के लिए जितने भी सरकारी जो परीक्षाएं होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सब में सबको समानता होना चाहिए, इसका प्रबंध है 16 में। तो 16(6) में ये प्रावधान किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण, अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो इसको भी आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दी गई। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो ये क्या था, एक संवैधानिक मामला था, यानी कि संविधान संशोधन ये विधेयक था और ये संविधान संशोधन अधिनियम था। तो ये एक संवैधानिक मामला था। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि संवैधानिक बेंच जो कि 5 जजों की होती है वो बैठती है। तो संवैधानिक बेंच 5 जजों की ठीक है, 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठी और उस बेंच ने क्या किया, 3-2 के बहुमत से EWS के 10% आरक्षण को सही माना। ठीक है, ये जो 5 जजों की बेंच बैठी थी, इन जजों में भी मतभेद हो गया था। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी रहता है उसका जो मत रहता है वो मान्य रहता है। तो 3 जज जो थे वो EWS के पक्ष में थे और 2 जज जो थे वो EWS को समानता का विरोधी मानते थे। तो जो 3 जज जो EWS के पक्ष में थे उनमें थे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस बी पारदीवाला। ठीक है, जो 2 जज इस जो EWS आरक्षण के विरोध में थे उनमें थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UG ललित, जो अगले ही दिन रिटायर्ड होने वाले थे। उनके अलावा जस्टिस रविंद्र भट्ट। ठीक है, तो जस्टिस देखिए होता क्या है कि जो बेंच बैठती है उसमें सहमत और असहमत दोनों पक्षों को ही अपना डिसीजन सुनाने का अधिकार होता है, मतलब दोनों ही अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो जो सहमत पक्ष है उसकी तरफ से डिसीजन सुनाया गया जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के द्वारा। तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ये तर्क दिया कि जो आरक्षण है वो साध्य नहीं है, एक साधन है या एक उपकरण है। ठीक है, और इस उपकरण के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था देकर उनका सुधार किया जा रहा है। तो अगर इस व्यवस्था में सामाजिक और शैक्षणिक के अलावा अगर आर्थिक आधार पर भी अगर आरक्षण दिया जाता है तो ये किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है और ना ही ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ये तर्क दिया कि पहले से ही अभी तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं उन सब संविधान संशोधन का आधार था सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन। तो अगर सामाजिक एवं शैक्षणिक के अलावा आर्थिक पिछड़ापन को भी आधार मानकर कुछ वर्गों को अगर आरक्षण दिया जाता है तो वो समानता का विरोधी नहीं है और जो आरक्षण की व्यवस्था है वो क्या है, एक उपकरण है, वह साधन है, साध्य नहीं है। उसके माध्यम से समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश की जाएगी।
ठीक है। बाकी जो अन्य 2 जज थे वो दिनेश माहेश्वरी के जो डिसीजन थे उससे सहमत थे और इन्होंने भी पाया कि जो आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है EWS है वो मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और सबको विकास का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। इन तीनों जजों के अलावा जो अन्य 2 जज थे जो EWS से सहमत नहीं थे उनमें है जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित। UU ललित मतलब उदय उमेश ललित। ठीक है। तो असहमत पक्ष से जो निर्णय है वो जस्टिस रविंद्र भट्ट ने सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट का तर्क ये था कि EWS में केवल और केवल सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हीं को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। EWS में सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को ही 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण में SC ST और OBC के जो व्यक्ति गरीब हैं या जो अभ्यर्थी गरीब हैं उनको आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। ये पूरी तरह किसके लिए है? सामान्य वर्ग के लिए है। तो जस्टिस रविंद्र भट्ट ने पाया कि ये उनको लगा कि ये जो है ये समानता का विरोधी है, ये समानता का व्यवहार नहीं है, इसलिए वो क्या थे? EWS के विरोध में थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने अपना कुछ खास डिसीजन नहीं दिया। वो बोले कि वो जो है रविंद्र भट्ट के जो तर्क हैं उससे पूरी तरह वो सहमत दिखे और उन्होंने भी यही बोला कि जो आरक्षण है इसमें SC ST OBC के गरीब वर्गों को आरक्षण ना दिया जाना कहीं ना कहीं भेदभाव है, ऐसा उन्होंने भी फैसला सुना है। तो फाइनली बात यहाँ पे ये हुई कि जो EWS की जो 10% की जो व्यवस्था है इसको संवैधानिक माना गया है। ठीक है। और ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये अब चलेगी, ये भारत में अब ये पूरी तरह से लागू हो गया है। ठीक है। अगर EWS को कैंसिल करना है, फ्यूचर में कभी भी कैंसिल करना है, तब उसके लिए जो संवैधानिक जज जो बैठेगी, संवैधानिक बेंच जो बैठेगी वो कम से कम 7 जजों की होगी, क्योंकि 5 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है इसके पक्ष में। तो अगर इस डिसीजन को कभी भी भविष्य में अगर चैलेंज करना है और कैंसिल करना है तो उसके लिए कम से कम 7 जजों की संवैधानिक बेंच बैठेगी। तो ओवरऑल मामला ये है कि जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, काम की बात इसमें इतना ही है कि 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसका संबंध है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को 10% का आरक्षण देना। ठीक है। और इनको भी शिक्षण संस्थानों में और लोक सेवा यानी कि सार्वजनिक सेवाओं में 10% का आरक्षण देना। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज का जो EWS है या 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कहीं भी डाउट होता है तो वो प्रश्न कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।